जिसमें हमारा कलर केमिकल वगैरह, केराटिन वगैरह, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ये सारी चीजें हम कवर अप करके आ चुके हैं। और अभी हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जो है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग यानी कि स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेट थेरेपी, ये इस तरह की चीजें होती हैं जिनको आप स्ट्रेटनिंग के नाम से जानते हो। कुछ लोग इन्हें स्मूथनिंग बोलेंगे, तो कुछ लोग रिबॉन्डिंग कहेंगे, तो कुछ लोग इसे स्ट्रेट थेरेपी भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें स्ट्रेटनिंग कैटेगरी में आती हैं कि इसमें हम बाल को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। 100% अगर हम बाल को स्ट्रेट करते हैं तो उसको आप स्मूथनिंग भी बोल सकते हो, उसे आप रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हो, उसे आप स्ट्रेट थेरेपी भी बोल सकते हो, क्योंकि तीनों में ही एक्सटेंशो तो प्रोडक्ट का नाम हो गया ना। तो मेनली इनको स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ही प्रोसेस में हम बाल को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ये कैसे की जाती है ये समझो। सबसे पहले रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का दोनों का एक ही प्रोडक्ट आता है, स्मूथनिंग प्रोडक्ट। जी, ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग ही है मैडम। परमानेंट स्ट्रेटनिंग को ही स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेट थेरेपी के नाम से बता के किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग का तो एक ही प्रोडक्ट आता है। जो लॉरियल में उसका नाम होता है एक्सटेंशो, और शॉर्टस्कोप में उस प्रोडक्ट का नाम होता है ग्लैड। ये दोनों ही प्रोडक्ट स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आती है स्ट्रेट थेरेपी। स्ट्रेट थेरेपी का प्रोडक्ट स्ट्रेट थेरेपी के ही नाम से आता है। इसका नाम स्ट्रेट थेरेपी ही होता है, लेकिन इसमें ग्लैड की तरह ही 0 नंबर और 1 नंबर की क्रीम मिलेगी आपको। 0 नंबर यानी कि थिक हेयर के लिए, कर्ली हेयर के लिए, और 1 नंबर यानी कि नॉर्मल हेयर के लिए, कलर्ड हेयर के लिए। ऐसे ही ग्लैड में भी आपको क्रीम मिलती है 0 नंबर, 1 नंबर। 0 नंबर यानी कि कर्ली हेयर के लिए, 1 नंबर यानी कि नॉर्मल हेयर से कलर हेयर। एक्सटेंशो लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम होती है। इसमें भी आपको दो वैरायटीज मिलते हैं, वेरी रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंट। वेरी रेसिस्टेंट यानी कि थिक हेयर, कर्ली हेयर, और रेसिस्टेंट यानी कि नॉर्मल हेयर टू कलर्ड हेयर। तो चाहे स्मूथनिंग क्रीम लॉरियल की हो, चाहे शॉर्टस्कोप की हो, चाहे स्ट्रेट थेरेपी हो, क्वालिटी तीनों की सिमिलर ही होती है। इसमें भी 2 ही क्रीम आएंगी स्ट्रेट थेरेपी में, और स्मूथनिंग क्रीम में भी 2 ही क्रीम आएंगी, एक वेरी कर्ली बाल के लिए और एक नॉर्मल बाल के लिए। बस रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार चेक कर लेना। लॉरियल में स्मूथनिंग क्रीम आती है एक्सटेंशो के नाम से। इसमें आपको 2 वैरायटी मिलेंगी, वेरी रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंट। वेरी रेसिस्टेंट होती है थिक हेयर, कर्ली हेयर के लिए, और रेसिस्टेंट होती है नॉर्मल हेयर के लिए। फिर आता है ग्लैड। ग्लैड यानी शॉर्टस्कोप। शॉर्टस्कोप में स्मूथनिंग क्रीम ग्लैड के नाम से आती है, 0 नंबर और 1 नंबर। 0 नंबर होती है थिक हेयर के लिए, कर्ली हेयर के लिए, और 1 नंबर होती है नॉर्मल हेयर के लिए। फिर आगे स्ट्रेट थेरेपी। स्ट्रेट थेरेपी भी शॉर्टस्कोप का ही प्रोडक्ट होता है, इसे कोई और ब्रांड नहीं बनाता। स्ट्रेट थेरेपी को शॉर्टस्कोप ही बनाता है। शॉर्टस्कोप ब्रांड की स्ट्रेट थेरेपी आती है। इसमें भी नंबर आते हैं ग्लैड की तरह, 0 नंबर और 1 नंबर। 0 नंबर होगा थिक हेयर, कर्ली हेयर के लिए, और 1 नंबर होगा नॉर्मल हेयर के लिए। चलो अब हम सीखते हैं कि ये स्मूथनिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले आप लोग लिखो कि ये स्मूथनिंग में होता क्या है, लिख लो। स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग प्रोसेस में
स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्टेट थेरेपी। लिखो नीचे फटाफट से, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्टेट थेरेपी। इन प्रोसीजर में हम हेयर को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। इन प्रोसीजर में हम हेयर को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। जिसमें हम बाल का नेचुरल बॉन्ड लूज करके उसे एक आर्टिफिशियल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। लिख लिया? चलो अब नीचे लिखो प्रोसीजर। प्रोसेस लिखो। सबसे पहला वॉश, किसी भी क्लीनिंग शैम्पू से। दूसरा एप्लीकेशन जैसे कि 2 क्रीमें आती हैं तो 2 टेक्सचर बना लो। एक हो गया वर्जिन बाल और हीना कोटेड, और दूसरा बाल हो गया आपका नॉर्मल, थोड़ा सा जैसे फाइन हेयर और कलर वाला बाल। कलर कौन सा? डायरेक्ट कलर वाला बाल अगर होगा तो, यानी कि नो ब्लीच अगर कलर होगा किसी के बाल में तो उनके बालों पे आप स्मूथनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने हाइलाइट्स वगैरह कराई होंगी, ब्लीच करके उसके बालों में कोई कलर होगा जैसे ब्लॉन्ड समथिंग, तो उनको आप स्मूथनिंग नहीं कर सकते, उसमें बाल डैमेज होने के चांसेस होते हैं पूरे। लिख लिया आपने? सबसे पहले वॉश, उसके बाद एप्लीकेशन में हमने 2 टेक्सचर बना लिए, क्योंकि 2 तरह की क्रीम हमारे पास आती है, जिसमें पहला टेक्सचर है वर्जिन बाल से हीना बाल और दूसरा टेक्सचर है नॉर्मल बाल से कलर बाल। लेकिन ये वो कलर है जो नो ब्लीच कलर होगा। जैसे अगर हमने किसी को डायरेक्ट कलर किया है तो हम उसको 2-4 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद स्मूथनिंग कर सकते हैं, सेम डे नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई क्लाइंट आती है जिन्होंने कलर कराया हुआ है, तो अगर उनके बालों में नो ब्लीच कलर होगा तो आप उन्हें स्मूथनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने हाइलाइट्स वगैरह कराई होंगी, कोई बालेआज कराया होगा, यानी ब्लीच करके कोई भी कलर कराया होगा, तो आप उन्हें स्मूथनिंग नहीं कर सकते। वर्जिन बाल पे कौन सी क्रीम होती है? 0 नंबर, और नॉर्मल बाल पे 1 नंबर। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले वॉश करने के बाद एप्लीकेशन, और मैडम ये तो फिर आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी निकल गई है पीछे। मैं आपको सिर्फ ये समझा देता हूं जो अभी चल रहा है। हम स्मूथनिंग का प्रोसीजर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो वॉश, और वॉश करने के बाद एप्लीकेशन में हमने स्मूथनिंग के लिए 2 तरह के टेक्सचर बनाए हैं, जिसमें पहला वर्जिन बाल है प्लस हीना कोटेड बाल है, और दूसरा टेक्सचर है नॉर्मल प्लस कलर कोटेड बाल। लेकिन ये कलर कोटिंग वो वाला बाल है जो कि
डायरेक्ट कलर किया गया होगा। अगर ये कलर ब्लीच वाला होगा तो आप उसके बाल पे स्मूथनिंग नहीं कर सकते हो। और वर्जिन बाल के लिए हमने जो स्मूथनिंग क्रीम ली है वो ली है 0 नंबर ग्लैड, और 1 नंबर ग्लैड नॉर्मल बाल से आपके कलर वाले बाल पर। अब अगर हम लॉरियल की क्रीम यहां पर लेते तो लॉरियल की यहां कौन सी क्रीम चलती, वेरी रेसिस्टेंट। जहां पर 0 है वहां लॉरियल की वेरी रेसिस्टेंट आएगी, और जहां 1 नंबर है ग्लैड वहां रेसिस्टेंट आएगी लॉरियल की। उसके बाद आता है रेस्ट टाइम। स्मूथनिंग क्रीम का रेस्ट टाइम होता है, वर्जिन बाल पर होता है 35 से 40 मिनट, और नॉर्मल हेयर पर होता है 20 से 30 मिनट। ऐसे लिख सकते हो। यहां जो टाइमिंग रहती है वो रहती है 35 से 40 मिनट के अराउंड। हाँ जी। ग्लैड 0, मैडम 0 इंग्लिश में भी 0 ही होता है, हिंदी में तो शून्य होता है वो। रेसिस्टेंट, अच्छा रेस्ट टाइम 35 टू 40 मिनट्स हीना कोटेड हेयर और वर्जिन बाल, और 20 टू 30 मिनट ये होगा आपका नॉर्मल से कलर वाले बाल पर। इसके बाद आपको करना होता है बॉन्ड चेक। देखो मैं आप लोगों को बॉन्ड चेक करना सिखाऊंगा कल हम इस चीज का ना एक डेमो कर देंगे छोटी चोटी पर, ठीक है। छोटी चोटी पर मैं इसका आपको ना बॉन्ड चेक करना सिखा दूंगा कि बॉन्ड कैसे चेक किया जाता है। वैसे तो नॉर्मली आप सब ये काम करते ही होंगे, सबने ही किया होगा। बॉन्ड चेक बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि हम एक बाल को ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह से यूं खींचते हैं उसे ऊपर। तो जब अगर वो बीच वाला बाल जो हमने खींचा है वहां पर अगर ऐसे स्प्रिंग बन रहा है, प्रॉपर ऐसे राउंड शेप आ रही है, तो मतलब वो बॉन्ड लूज हो गया। अगर वहां पर परफेक्ट एक स्प्रिंग नहीं बन रहा है बाल में, तो मतलब वहां पर बॉन्ड अभी लूज नहीं हुआ, उसे और 5-10 मिनट अभी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसके टाइमिंग के साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये विजुअल चेक होती है, यानी इसका कोई टाइम नहीं होता बॉन्ड चेक देखने का। ये चीज विजुअल चेक होती है। अगर 35 मिनट में बॉन्ड नहीं लूज हुआ तो आपको 40 मिनट भी छोड़ना पड़ेगा, 45 मिनट भी छोड़ना पड़ेगा, 1 घंटा भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक बॉन्ड प्रॉपर लूज नहीं होगा तब तक आप क्रीम का रिंस या वॉश नहीं कर सकते हैं। मैडम इसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर लूज तो देखो जाहिर सी बात है, जहां पहले लगाया वहां तो लूज हो ही जाएगा, लेकिन जहां लास्ट में लगाया है वो सेक्शन आपको चेक करना होता है जो सबसे लास्ट में लगाया होगा आपने। क्योंकि जहां तो बाकी बाल तो उससे पहले ही लग चुके होंगे ना, तो जो सबसे आखिर में लगा होगा ना उसका बॉन्ड चेक किया जाता है। अगर उसका बॉन्ड लूज हो गया तो मतलब बाकी सबका हो चुका होगा। बिल्कुल दिक्कत है, अगर ज्यादा लूज हो गया तो मतलब जल गया बाल। नहीं नहीं, यही तो गलतफहमी है आपकी, ऐसे कैसे लूज होने वाला है। कितनी बार ऐसा होता है पूरी स्मूथनिंग हो जाती है और नीचे यहाँ नेक के पास वाले बालों में वेव रह जाता है, जबकि यहाँ तो हमने सबसे पहले लगाई होती है स्मूथनिंग क्रीम, फिर भी वेव आ जाता है। मैंने कहा ना इसका विजुअल चेक होता है। वो एप्लीकेशन में गड़बड़ हो सकती है ना आपकी, या तो हो सकता है कि आपने क्रीम वहां पर इतनी लगा दी उस बाल को ओवर प्रोसेस कर दिया, या फिर ये हो सकता है कि आपने वहां पर ठीक से स्मूथनिंग क्रीम ही नहीं लगाई हो, इसलिए फ्रिजीनेस आ रही है उन बालों में। देखो
वो तब आता है जब कोई कस्टमर ऐसे रूट टचअप करती हो ना, तो कईयों के बाल है ना रूट टचअप कर करके ना कलर कोटिंग की वजह से खराब हो जाते हैं, और जब आप उनको स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो यहाँ फ्रंट पे तो उनका बाल जल जाता है, तो जलने की वजह से बाल फूला फूला लगता होगा ना आपको, मोटा हो जाता होगा बाल, फ्रीजीनेस सी आ जाती होगी बाल में। हाँ, तो वो ओवर प्रोसेस हो जाता है बाल। हाँ वो रहती है, खास करके फ्रंट वाली रहती होंगी यहाँ पर। मैडम उसके लिए सिर्फ ये करना है कि जो रूट टचअप वगैरह करती हो ना रेगुलर क्लाइंट, उनको ये वाले बाल पे स्मूथनिंग क्रीम लगाओ ही मत फ्रंट पे। जब पूरे बालों का बॉन्ड लूज हो गया हो ना, तो वॉश करते टाइम बस 5-7 मिनट के लिए क्रीम लगा दो, वो उतने में ही बॉन्ड लूज हो जाएगा उन बालों का। वॉश के टाइम पे लगा दो 5 मिनट बस, वो इनफ होता है, काफी होता है। चलो उसके बाद किया जाता है बॉन्ड चेक। और बॉन्ड चेक मैंने आपको बताया, ऐसे हम बाल को इस तरह से खींचते हैं, एक या दो बाल को, और अगर वो हमारे खींचने के बाद ऐसे हम छोड़ते हैं, छोड़ने पर अगर वो प्रॉपर ऐसे राउंड स्प्रिंग बन के आ रहा है तो मतलब वो बॉन्ड लूज हो गया। लेकिन अगर उसका राउंड ऐसे स्प्रिंग नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी आपको 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से बॉन्ड लूज हो सके। मैं कर रहा हूं, वो नहीं करेंगे। बॉन्ड चेक करने के बाद आपको करना होता है फाइनल रिंस। वापस से बाल पे शैम्पू नहीं किया जाता, एक बार अगर शैम्पू हो गया तो दोबारा सीधा फाइनल शैम्पू ही होगा कस्टमर को, बीच में कोई शैम्पू नहीं किया जाएगा। उसके बाद होगा रिंस। रिंस करने के बाद आप लगाओगे हेयर मास्क। हेयर मास्क के बाद वापस से उसका रिंस किया जाएगा, और फिर आपको करनी होती है सीरम एप्लीकेशन। और सीरम एप्लीकेशन करके 100% स्ट्रेट ड्राई। बॉन्ड चेक किया, बॉन्ड चेक करके आपने रिंस किया बाल का प्रॉपर, और रिंस करके उनको हेयर मास्क लगा दिया ताकि बाल में थोड़ी सी नरिशमेंट आ सके। और उसके बाद वापस से रिंस करना है 5-10 मिनट के बाद, और फिर आपको बाल टॉवल ड्राई हेयर में सीरम एप्लीकेशन करनी है, और सीरम एप्लीकेशन करके 100% स्ट्रेट ड्रायर करना है क्लाइंट को। उसके बाद आता है आइनिंग। अगला प्रोसीजर आइनिंग। 100% स्ट्रेट ड्राई करने के बाद आइनिंग की जाती है। आइनिंग टेम्परेचर भी अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर होता है। अगर वर्जिन और हीना वाले बाल पर आप आइनिंग कर रहे हो तो आइनिंग टेम्परेचर होता है 210 डिग्री, यानी 210 टेम्परेचर आप यूज कर सकते हो अगर बाल वर्जिन है या हीना कोटेड है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बाल पर आइनिंग कर रहे हो या कलर वाले बाल पर, तो आइनिंग टेम्परेचर रहेगा सिर्फ 190, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइनिंग करने के बाद अगला प्रोसीजर होता है हमारा न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। न्यूट्रलाइजर बॉन्ड फिक्स करने का काम करता है। बॉन्ड फिक्स, जो हमने बॉन्ड लूज किया है क्रीम लगा के बाल का, उस बॉन्ड को आर्टिफिशियल बॉन्ड में फिक्स करने का काम करेगा ये न्यूट्रलाइजर। तो न्यूट्रलाइजर जब तक आपके बाल पर आप नहीं लगाओगे तब तक आपका बॉन्ड जो है वो सेट नहीं हो पाएगा एक जगह। जो बॉन्ड आपने लूज कर दिया उसे सेट भी तो करना पड़ेगा ना कि बाल स्ट्रेट रहे, तो उसके लिए न्यूट्रलाइजर लगाना कंपलसरी हो जाता है अगर आपने किसी को स्मूथनिंग क्रीम लगा दी है तो। न्यूट्रलाइजर की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है 10 से 12 मिनट की, यानी वर्जिन बाल पर 10 मिनट, सॉरी वर्जिन और हीना कोटेड बाल पर 12 मिनट और नॉर्मल बाल पर 10 मिनट, ये टाइमिंग आएगी इसकी।
न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद 12 मिनट में हाँ, जब पूरी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी ना न्यूट्रलाइजर की, पूरी एप्लीकेशन खत्म करने के बाद आप 10 मिनट नोट कर लेना या 12 मिनट, तब आपको वापस से फाइनल बाल का रिंस करना है। अगला प्रोसीजर रिंस। रिंस करके फिर से आपको हेयर मास्क लगाना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से टॉवल ड्राई हेयर में आपको सीरम एप्लीकेशन करनी होती है। सीरम एप्लीकेशन करने के बाद वापस से सेम प्रोसीजर 100% स्ट्रेट ड्रायर। बस इतना ही प्रोसीजर होता है हमारा स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग का। सर जब ढीला कोटेड हेयर पे करो या डाई कोटेड होते हैं ना, कई बार आगे आगे तो वो स्प्रिंग सा बनना शुरू हो जाता है न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद, तो न्यूट्रलाइजर में क्या डालना है, मतलब स्पा डाल के करें? हेयर स्पा डाल दो, बर्फ डाल दो, या ओलाप्लेक्स डाल दो। हाँ जी, बताएंगे मैडम, आपके कोर्स में है वो। हाँ है। जी मैडम। न्यूट्रलाइजर के बाद आपको रिंस करना है पानी के साथ, और रिंस करने के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है 10 मिनट, और हेयर मास्क लगा के वापस से रिंस करना है, और टॉवल ड्राई हेयर में आपको सीरम एप्लीकेशन करनी है। ओलाप्लेक्स डाल सकते हो ना न्यूट्रलाइजर में, मैंने लिखवाया था आपको। न्यूट्रलाइजर में आप ओलाप्लेक्स यूज करो ताकि बाल सेफ रहे, आपका बाल रिपेयर रहे, आपका है ना, स्ट्रेंथ बराबर रहे बाल की। मैडम उससे कोई शाइन नहीं आती, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाल को शाइन बढ़ा सके। बाल की शाइन उसका खुद मॉइस्चर बढ़ाता है आपके बाल का। आपके बाल में जितना मॉइस्चर लेवल होगा आपका बाल उतना ही शाइनी दिखेगा। मैडम उसी को कैरा शाइन बोलते हैं, उसी को कैरा शाइन, कैरा स्मूथ बोलते हैं। अगर आप स्मूथनिंग के साथ केराटिन कर देते हो ना, मैडम पहले एक चीज तो सीख लो पूरी। देखो ज्यादा एडवांस जाओगे ना तो कंफ्यूज आप ही हो जाओगे। मुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बाद में भी पढ़ानी है वो चीज, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन उससे आप ही की बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी। 100% स्ट्रेट ड्रायर के बाद यहां हमारा स्मूथनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अगर हमने उनको सिंगल सिर्फ स्मूथनिंग की है तो हमें उनका जो फाइनल वॉश होगा वो करना पड़ेगा आफ्टर 48 आवर्स, यानी 48 घंटे के बाद उनका फाइनल शैम्पू होगा। और वो शैम्पू आपको करना होता है, आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू कर सकते हो, सल्फेट फ्री नहीं करना तो आप कोई भी ऑल टाइप्स ऑफ हेयर वाला शैम्पू उन्हें कर सकते हो। जैसे लॉरियल का मेथिकोइल वगैरह आता है, इनोवा पोस्ट आता है, लिसल टाइम आता है, बहुत सारे शैम्पू आते हैं। एब्सोल्यूट रिपेयर सुना होगा आप लोगों ने, है ना, या स्मूथनिंग का जो एक्सटेंशो आती है ना स्मूथनिंग क्रीम, उसी का शैम्पू भी आता है एक्सटेंशो। मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था ना सल्फेट फ्री शैम्पू में आता है एक्सटेंशो, सबसे पहले वही लिखवाया था। ये शैम्पू आपको उन्हें करके देना है, इसको बोलते हैं फाइनल शैम्पू। ये आपका फाइनल वॉश के नाम से जाना जाता है, और ये होता है आफ्टर 48 आवर्स। इसमें आपको शैम्पू करना होता है कस्टमर को, शैम्पू करके उन्हें मास्क जरूर लगाना है। मास्क की टाइमिंग होगी 10 से 12 मिनट। उसके बाद वापस से रिंस करके टॉवल ड्राई हेयर में सीरम एप्लीकेशन करनी है। वही प्रोसीजर रिपीट करना है पूरा। सीरम एप्लीकेशन करके वापस 100% स्ट्रेट ड्रायर करना है, तब जाके आपकी स्मूथनिंग कंप्लीट मानी जाती है। हाँ कर सकता है, आप उसे, हाँ आप उसे बता दो कि आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर लेना, या कोई अच्छे ब्रांड का कोई अच्छा महंगा शैम्पू यूज कर लेना, तो उसके बाद स्ट्रेट ड्राई जरूर करा लेना।
तो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर। अब देखो इसके बाद क्या रहता है कि कुछ क्लाइंट या हम लोग उन्हें केराटिन, बोटॉक्स इस तरह की चीजें सजेस्ट कर देते हैं कि मैडम आप स्मूथनिंग के साथ केराटिन जरूर कराना, तो आपके बालों में शाइन अच्छी आएगी, बाल टूटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेटर रहेगा सब कुछ, है ना। आप किसी भी तरह का रीजन देके आप उन्हें सजेस्ट कर देते हो केराटिन। तो ये केराटिन के लिए अगर आपकी कस्टमर एग्री करती है तो ये कब किया जा सकता है, ये देखो। अगर आप इसको सेम डे करने वाले हो तो सेम डे में जब आप न्यूट्रलाइजर का रिंस करते हो ना, उसके बाद आपको मास्क नहीं लगाना, न्यूट्रलाइजर का सिंगल जस्ट रिंस करो, और रिंस करने के बाद टॉवल ड्राई हेयर में ये केराटिन एप्लीकेशन कर दो बस, और उसके बाद पूरा केराटिन अपना करके खत्म कर दो। ऐसे कर सकते हो सेम डे। समझ आया आपको? न्यूट्रलाइजर लगा के जब हम रिंस कर, अरे प्रोसीजर लिखा हुआ है उसमें, किताब में पढ़ो ना यार। हमने आपके प्रोसीजर में देखो लिखा होगा न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर का टाइम हुआ 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट रखने के बाद हमने किया उसका रिंस। तो रिंस करने के बाद आपको वहां पर फिर हेयर मास्क नहीं लगाना, सीधा सिर्फ रिंस करो, और रिंस करके टॉवल ड्राई हेयर में केराटिन की एप्लीकेशन कर दो। तो केराटिन कब लगेगा? टॉवल ड्राई हेयर में लगेगा। हाँ बोलो मैडम, प्रिया जी बोलो। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी क्यों आती है आप लोगों को? देखो सबसे पहले तो टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करना, और एप्लीकेशन करने के बाद जो इसका आइनिंग टेम्परेचर होगा वो बहुत माइनर रहेगा, जैसे 190। आपको इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आइनिंग नहीं करना, क्योंकि आपने उसी दिन स्मूथनिंग की भी आइनिंग की है, स्मूथनिंग क्रीम भी लगी हुई है, बाल पहले ही बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुका होगा उनका, और अगर आप उसको ओवरहीट आइनिंग करोगे तो उनका बाल ठीक होने की बजाय उल्टा डैमेज हो जाएगा, वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बाल में। है केराटिन पीछे पढ़ो ना, जब केराटिन लिखवाया था मैंने आपको। जी अमन जी, आप मुझे ये बताओ, अरे बेटे आप मुझे सिर्फ एक बताओ, क्या मैं आपको कैरा स्मूथ पढ़ा रहा हूं? क्या मैंने एक बार भी अभी तक ये कहा कि ये कैरा स्मूथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। इसे स्मूथनिंग प्लस केराटिन ही बोलते हैं। कैरा स्मूथ तो बहुत अलग चीज होती है। देखा मनीषा जी आपने प्रोसेस देखा केराटिन का? कितनी देर रखेंगे बाल पे इसको? वाह क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, तो उसके बाद जब आप इस बाल पर केराटिन कर दोगे तो उनकी जो उनका जो प्रोसीजर होगा वो सारा केराटिन वाला चलेगा। यानी जैसे केराटिन का जब वॉश होता है आफ्टर 48 आवर्स और सल्फेट फ्री से होता है, तो फिर वो केराटिन वाली प्रिकॉशंस आ जाएगी सारी। स्मूथनिंग हमारी पीछे छूट गई, दबा दी हमने वो बाल के अंदर, फिर स्मूथनिंग वाली प्रिकॉशंस किसी काम में नहीं आएंगी। अगर आपने उनको सेम डे केराटिन कर दिया तो फिर सल्फेट फ्री से ही उनका फाइनल वॉश होगा, और होम केयर में भी उनको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करने के लिए बोलना है आपको। अब देखो, अगर ये केराटिन आपको सेम डे ना करके बाद में करना पड़ता है तो कितने दिन का गैप होना चाहिए जो सेफ साइड होती है? अगर केराटिन सेम डे नहीं करना तो उसको आप सेफ साइड मान सकते हो कि ये आपकी सेफ साइड है, इसमें बाल को कोई नुकसान नहीं होगा 1% का भी। ये केराटिन आप करो उनको आफ्टर 48 आवर्स, जो स्मूथनिंग का जब फाइनल वॉश होगा ना जिस दिन, उस दिन आप उनका शैम्पू करके उनको केराटिन लगा के केराटिन कर दो पूरा बस। ये बिल्कुल सेफ साइड है।
ना कोई डैमेज का खतरा, ना कोई बाल का खतरा, ना ओवरहीट होने का खतरा, बिल्कुल अच्छा रहेगा बाल उनका। और शायद रिजल्ट भी आपको इसी में ज्यादा मिलेगा जब आप उसको आफ्टर 48 आवर्स करोगे। आप हेड वॉश करा के आ जाओ। हाँ, भरत को बोल दो बढ़िया से शैम्पू करके लाएगा। सर एक क्वेश्चन है, करो। स्मूथनिंग और प्रोसेस वाले बाल को कर सकते हैं? अरे बेवकूफ, स्मूथनिंग से ही बाल ओवर प्रोसेस होता है। सर जैसे हाईलाइट वगैरह कोई भी होती है तो बाल जले हुए होते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रेंड का इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल, गिलट का जो 0 नंबर का क्रीम होता है वो लगा के अपने वो करना है, इसमें कैसे कर सकते? किसने पूछा और किसने बद दिया तुझे ये जवाब? तो जवाब नहीं दिया मैंने, मेरे में पूछा था कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी सबको? वीडियो ऑन है ना? तो ये सेफ साइड होती है केराटिन की कि अगर आप स्मूथनिंग के फाइनल वॉश वाले दिन, यानी कि स्मूथनिंग करने के 2 दिन बाद जब उसका फाइनल वॉश होता है, तब आप केराटिन करो, वो ज्यादा बेटर सेफ साइड है वो। हाँ जी मैडम, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? देखो, अगर आप बहुत ज्यादा तेज खींचोगे तो टूटेगा ही बाल। ऐसा होता है कि बाल को ना बहुत थोड़ा सा खींच के देखना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी खींचने पे टूट रहा है, इसका मतलब बाल ओवर प्रोसेस हो गया है, वो बाल जल गया है, इसलिए टूट रहा है। उसने अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को खो दिया है जी। देखो, ऐसा होता है, जो मैं कह रहा हूं ना आप उस पर ध्यान देना। आइंदा से जब भी स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन करो तो हमेशा वो बाल चेक करना जो सबसे लास्ट में लगा के छोड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपने सबसे पहले मुझे ये वाला सेक्शन लगाया पीछे वाला, फिर ये वाला लगाया पीछे वाला, उसके बाद आपने मुझे रोटेट किया या आप रोटेट हुए तो आपने मेरा ये वाला सेक्शन लगाया साइड प्रोफाइल, और फिर ये वाला लगाया। तो जो सेक्शन लास्ट में लगाया ना ये वाला, आपको इसका बॉन्ड मेन चेक करना है, क्योंकि बाकियों का तो हो चुका होगा, अगर इसका बॉन्ड हो जाएगा तो। ठीक है, तो चलो अब हम आज एक हेयर कट का डेमो दिखाता हूं मैं आपको। हम उन्हें हेयर कट करने वाले हैं बटरफ्लाई। बटर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? हैं? सीख जाऊंगा मैं ऐसे ही धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके ना चल जाएगा काम। तो हमने मैडम का हेड वॉश कर लिया है और हम इन पर आपको बटरफ्लाई कट का डेमो देंगे, यानी लेयर कट हम आपको करना सिखाएंगे। कभी भी हेयर कट करने से पहले आपको भी हमेशा क्लाइंट का हेड वॉश करना चाहिए प्रॉपर, ताकि उनका बाल क्लीन हो और बाल अच्छे से कटे। रस्सी वाली शीट लिया है लौंडा।
गला तो नहीं दब रहा है? देखो ये रही सीजर, ये एक नॉर्मल आइकॉनिक की सीजर है, लोकल है, ठीक है। अब सीजर कैसे पकड़ी जाती है मैं बताता हूँ आपको। सीजर को अगर आप हमेशा ना जिस तरफ उसका नाम लिखा हो, जैसे मैं इसको अगर देखूं कुछ सीधा नाम, जहां से मुझे सीधा दिखेगा वो नाम, उस तरफ से सीधा सीजर पकड़नी है। और उस साइड में आपको ये ऐसे सीजर के यहाँ एक ये डंडा मिलेगा, है ना, ये एक स्टैंड काइंड ऑफ होता है, जो आपकी इस छोटी फिंगर जो होती है ना, इसको रखने के लिए स्टैंड दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें सीजर के अंदर हमेशा अपनी रिंग फिंगर डालनी होती है। तो आप चारों फिंगर को ऐसे कर लो सीधा, और सीधा करके जस्ट अपनी रिंग फिंगर को इस सीजर के अंदर डालना, और छोटी वाली फिंगर को इसके ऊपर, और रेस्ट जो आपकी ये 2 फिंगर बची हैं इनको भी आप बिल्कुल ऐसे सीधा करके ऐसे रख लो बस। ये देखो ये सीजर पकड़ ली मैंने, ये देखो चारों उंगलियां सीधी रखो, और बस रिंग फिंगर जो होगी, रिंग फिंगर इसके अंदर जाएगी और बाकी तीनों उंगलियां सीजर के ऊपर सीधी रहेंगी। तो सीजर अपने आप होल्ड हो जाएगी आपकी, किसी भी तरफ करो अब नहीं गिर सकती है, ठीक है। सीजर चलाने के लिए आप ऐसे हाथ सीधा करो, और सीधा करके आपको सिर्फ थंब अपना इसके अंदर ऐसे डालना है, और सिर्फ केवल आपका थंब ही हिलना चाहिए। जो आपकी फिंगर वाली साइड है वो कभी भी आपको मूवमेंट में नहीं लानी होती, सिर्फ आपका थंब चलता है बस। और उस थंब को आप चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ऐसे कि सिर्फ आपका थंब चले और कुछ नहीं। बाल कितना शॉर्ट कर सकते हैं? ठंड लग रही है आपको? हाँ, ये सीधे सर पे आ रहा है। देखो हमेशा कस्टमर से पहले पूछ के ही आप उनकी लेंथ को शॉर्ट करना। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि इतनी लेंथ काट दो, तो इसमें से भी आप आधा इंच हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के चलो उसके लिए, कि कहीं बाद में अगर वो ये ना कहे कि भाई आपने मेरा बाल छोटा कर दिया। तो अगर क्लाइंट कहता है 1 इंच ही काटो तो आप आधा इंच काटो, अगर वो कहता है 2 इंच काटो तो आप 1.5 इंच काटो। हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के चलना चाहिए क्लाइंट के लिए। हेयर कट करने से पहले बाल को अच्छी तरह से कोम करना, कि कहीं से भी किसी बाल में कोई टेंगल ना आए। सबसे पहले आपको बाल में 4 सेक्शनिंग करनी है। तुम्हारे बालों पे शहद लगा दिया क्या उसने? मक्खी आ रही है? क्या बात है, तुम्हें बाल पे ही आके बैठ रही सीधा। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? कोई अमन अपना माइक ऑन कर लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बोलते रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, देखो, है ना। तो अगर मुझे थोड़ी बहुत भी आवाज सुनती रहेगी ना तो पता रहेगा कि आपकी क्लास चल रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं बताता रहूं और क्लास ये बंद हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से कोम करनी है। फ्रंट वाले ईयर टू ईयर पार्टीशन मैंने पूरा
अपना क्लिप कर दिया ताकि वो हमारे बीच में आके हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद सेम जैसे स्ट्रेट कट किया था ना कल, वही बॉक्स सेक्शन आपको निकालना है। और बॉक्स सेक्शन निकाल के सेम जैसे कल हमने स्ट्रेट कट किया था वैसे ही ये दोनों सेक्शन भी आपको टाई कर देने हैं, अलग कर देने हैं, ताकि ये भी अब हमें डिस्टर्ब ना करें। बॉक्स सेक्शन को सबसे पहले नीचे की तरफ से ऐसे स्ट्रेट आप शॉर्ट कर दो, उसको इतना काट दो। देखो ये कहनी है कि थोड़ा सा और काट सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसको इतना ही काटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो बाद में भी अपने आप शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए मार्जिन देने को बोला, हमेशा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना। उसके बाद आप इसको ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड कर लो। दो पार्ट में डिवाइड करो और क्लाइंट का हमेशा चिन डाउन होना चाहिए, ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए गर्दन, ऐसे चिन डाउन होना चाहिए प्रॉपर। और उसके बाद आप इस पार्ट को दो भाग में दोबारा से डिवाइड कर दो बीच में से, और बीच में से डिवाइड करने के बाद आपको जस्ट इस बाल को ऐसे ले जा करके लेयर में शॉर्ट करना है कि जहां पर भी आपकी गाइडलाइन दिखे उसके बाद वाला बाल आपको शॉर्ट कर देना है। नजर आ रहा है ना सबको? अरे अमन आवाज नहीं आ रही, कुछ ढोलक ढालक ही बजाते रहो, कम से कम सुनता रहेगा, कुछ भी शोर करते रहो आसपास। चिन डाउन करो। देखो जब दोनों ही सेक्शन आप काट दोगे ना, तो फिर दोनों को मिक्स करके रीचेक किया जाता है ऐसे, कि कहीं से भी अगर कोई गलती होगी तो हम उसे ठीक कर सके। ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ से आपको थोड़ा सा सेक्शन लेना है दोबारा। देखो मैं आप लोगों को ना बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, और ये बिल्कुल सीधा और सरल तरीका है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो कभी भी आपके हाथ से हेयर कट गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज मैं चाहता ना आपको यही हेयर कट पागल बना के 5 मिनट में समझा देता, लेकिन ये मेरा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दिए, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत तरीके से बता रहा हूँ। और आप लोग कोशिश यही करना, मेरी बताई हुई मेहनत को खराब मत करना, ऐसे ही करना। प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा सेक्शन लेना और फिर उसको भी बीच में से डिवाइड करना, और नीचे वाले बाल से थोड़े से बाल नीचे से ले लेना, ताकि वो आपकी गाइडलाइन बन सके, आपको ये पता लग सके कि मुझे अब इसे बाल ये शॉर्ट करना है। बिल्कुल रूट के पास से कोम चलाना, ताकि हर एक बाल आपका अच्छी तरह से कोम में आए। वन 120 तो कोई डिग्री नहीं होती। अरे नहीं अमन, नहीं ये 120 डिग्री नहीं। किसका फोन बज रहा है? बात मार रहा है क्या कोई?
क्या बज रहा था ये? मेरा नहीं, मेरा फोन नहीं बज रहा, ये फोन बज रहा है। मेरे फोन में नहीं हो रहा कुछ। ये क्लास ना आपकी खत्म होने वाली है, मेरे पास मैसेज आ गया, दिख गया मुझे, शायद 7-8 मिनट में बंद हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अमन 5 मिनट नोट करो अपने फोन में, और सही 5 से 6 मिनट बाद मुझे बता देना बीच में, मैं एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना फिर सारे। देखो नीचे से ऊपर लेयर बननी शुरू हो जाएंगी इसमें। जैसे ही आप कोई भी सेक्शन काटते हो ना, तो आपको पूरे ही बाल उठा के उसको दोबारा से रीचेक करना चाहिए हमेशा, कि अगर कोई गलती हुई हो तो वो आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है ना? तो मतलब हम जो हेयर कट कर रहे हैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही जा रहा है। अगर यहाँ से ये बाल बड़ा होता कहीं से भी तो वो गलती होती और उसको हमें ठीक करना पड़ता। जब तक ये ऐसे आ रहा है ना बिल्कुल प्रॉपर, तो मतलब सही है ये। देखो अब इसमें यहाँ से लेके और वहां तक लेयर ही लेयर आ चुकी है। ये लेयर हमेशा सिर्फ ब्लो ड्रायर के बाद ही दिखती हैं, वैसे नहीं दिखेंगी कभी भी। जब आप ब्लो ड्रायर करोगे तभी पता लगेगा कि आपने अच्छा किया है या नहीं किया। अमन हुआ तो नहीं है टाइम? ठीक है, बस ये लास्ट सेक्शन है, एग्जिट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो जैसे ये काट लिया ना, अब वापस से पूरा सेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सेक्शन हमने पूरा काटा है अगर ये सही पूरी शेप में है। अगर हमने ये सही काटा होगा ना तो हमारे रीचेक में भी ये बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर कोई भी गलती होगी तो कम से कम हमें पता चल जाएगा और हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना सारे। सीधा करो नेक को, चिन डाउन करो। किसका फोन बज रहा है? नहीं, इसको बोलते हैं नॉचिंग। आपको हमेशा हेयर कट करने के बाद अगर कोई गलती नहीं है तो आप उसमें हल्की हल्की नॉचिंग कर दो, इससे लेयर बाउंसी हो जाती हैं और बढ़ के दिखेंगी। अगर आपने 40 काटी होंगी तो वो 45, 50, 60 समथिंग दिखेंगी। यानी डेंसिटी बढ़ाने का तरीका होता है नॉचिंग करना बाल में, वो भी सिर्फ टिल एंड को नॉच करना है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, आप वापस से रिजॉइन कर लो।
जी मैडम। फ्लोर से आई, फ्लोर से आए। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ आप लोग, अभी तो क्लास चल रही है, 10 मिनट लगेंगे। बाहर हाँ बात कर लो, ठीक है। बाहर से भरत को बुला। बंद तो नहीं किए ना? बढ़िया वाला ड्रायर लिया और ब्रश लिया, ये वाला साइज के है, ये वाले लिए, ये छोटे वाले जितने मिल जाए। आगे सारे। ठीक है, देखो जैसे हमने ये वाला बाल कट कर लिया पूरा, तो अब बारी है दूसरे वाले बाल की। हम इस साइड से अब बाल को कट करना शुरू करते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, बिल्कुल सीधा सीधा सेक्शन लेना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट सेक्शन लेना है इस तरफ। एक बार चेयर घुमा लो थोड़ी सा, उठना, बैठो, इधर हो जाओ ना। देखो आपको इस तरह से स्ट्रेट सेक्शन लेना है, ऐसे जो हमने बीच वाला पार्ट काटा था उसी को मर्ज कर लिया हमने ऐसे करके, और जस्ट आपको इस तरफ आके ये बाल शॉर्ट करते जाना है। देखो ये दिख रही गाइडलाइन, जहां गाइडलाइन दिख जाएगी वहां के बाद से आपको धीरे धीरे बाल को शॉर्ट करना है। एक बार में नहीं काटना है कभी भी बाल को, हमेशा 2 बार में लेके काटना। पहले एक बार आधा बाल काटना, फिर दोबारा आधा बाल काटना। चिंडा, ये देखो ये बहुत आसान तरीका है, सिर्फ बॉक्स सेक्शन में टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल ऊपर लेकर जाओ, पहले आधा ही काटना। देखो बाल, जैसे ये गाइडलाइन आ गई तो गाइडलाइन से थोड़ा सा बाल काट लो, बस आधा। देखिए गाइडलाइन, देखो ये काट लिया ना, तो अब दोनों सेक्शनों को मिला के आपको रीचेक करना है। एक बात ध्यान रखना, जो सेक्शन काटते हो उसे रीचेक करना बहुत जरूरी होता है, कि एक ही बार में रीचेक कर लोगे ना तो आपको बाद में गलतियों का मौका बहुत कम मिलेगा। और आपके हाथ से ना हेयर कट भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक ही सेक्शन को काट के 2-2 बार चेक करोगे ना तो बहुत अच्छे हेयर कट होने शुरू हो जाएंगे। देखो कोई गलती नहीं होगी तो नॉचिंग जरूर करनी है बाल में। ये लो, किसका दिख रहा है?
बाकियों को दिख रहा है ना। तो वो आप लोगों ने गड़बड़ करी है कुछ ना कुछ। पर मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लास्ट वाला सेक्शन चल रहा है, और लास्ट वाले आप लोग फिर अपना माइक बंद कीजिए ना, आप लोग बोलिए मत। तो लास्ट वाले सेक्शन को भी आपको पूरा एज इट इज, जैसे बाकी के सेक्शन काटे हैं ना आपने, वैसे ही कट करना है। बाल पूरा कटने के बाद यहां से ऐसे साइड में ले जाके आपको रीचेक जरूर करना है, क्योंकि लेयर कट जो होता है ना, उसमें जो फाइनल शेप आती है आपके बाल की वो यू शेप आनी चाहिए। तो जब आप उसको ऐसे शोल्डर के पास लाके चेक करोगे तो जो भी बाल एक्स्ट्रा होगा वो दिख जाएगा, और उसको बस आपको ऐसे शॉर्ट कर देना है, और सारा हेयर कट जो है होगा ना आपका कहीं से भी गलत, वो अपने आप सही हो जाएगा। घूम जाओ, बैठो। देखो अब ये साइड आ गई, दूसरी साइड। दूसरी साइड में भी सेम हम वैसे ही बाल काटेंगे जैसे उस तरफ हमने अभी काटा। सेक्शन लेना है आपको ऐसे सीधा, ये देखो यहां से दिखेगा, अब दिख रहा है, ये सीधा सेक्शन लिया, और जो हमने बॉक्स एरिया काटा था ना वो भी इसी में इंक्लूड कर दिया है हमने, इसके अंदर डाल दिया है ताकि हमें गाइडलाइन मिल सके। सीधा टाइट करके रखो। और जहां आपको गाइडलाइन मिलेगी वहां से एक बार में बाल नहीं काटना, थोड़ा सा काटना है और छोड़ देना है। माइक बंद कर लो सारे, सारे अपना माइक बंद कर लो प्लीज। मेरा ही फोन है कि इसको देखना, कोई अच्छा मैसेज आ रहा है इसमें, कोई फोन भी आ रहा है, देखना, काट दो इसको यार। वो नहीं करती है, वो सुनती नहीं है। देखो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मनीषा जी, आप मेरी वाली उसको खोल के रखो ना, जो जहाँ पर मेरी जो पिक्चर आ रही है ना, जो मेरी वीडियो है उसको अपने पे बड़ा रखो खोल के।
कौन रो रहा? कोई बच्चा आ गया क्या? क्लाइंट का बच्चा है? बच्चा तो इंसान का ही है। ये देखो, जब पूरा सेक्शन कट जाएगा देखो फ्रंट साइड कैसे काटी जाती है, मैं ये सिखाता हूँ आपको। सीधा करो, फेस इस साइड करो, बैठ जाओ। जब हम पीछे का हेयर कट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फ्रंट साइड को हमेशा फ्रंट की तरफ से ही काटा जाता है, ताकि हमें ये पता रहे कि बाल को कितना शॉर्ट करना है और कितना नहीं। सबसे पहले ना आपको फ्रंट फ्लिक को कट करना चाहिए, जिससे आपको गाइडलाइन मिलेगी, प्लस साथ ही साथ ये पता चलेगा कि उनको कितना शॉर्ट फ्रंट की साइड से चाहिए बाल या कितना नहीं चाहिए। फ्रंट फ्लिक कैसे काटी जाती है अब ये समझो। आपको हमेशा जो सेंटर पार्टीशन होगा, सेंटर पार्टीशन से आपको डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन निकालना है। ऐसे छोटा सा डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ले लो और आप अपने कस्टमर से ये पूछो कि उनको कितना बाल शॉर्ट चाहिए फ्रंट की तरफ से। जैसा अभी देखो मैं पूछूंगा मैडम से, हाँ जी कितना शॉर्ट चाहिए बताओ? इतना। देखो जहां भी आपकी क्लाइंट कहती है कि इतना काट दो, उससे हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि जब बाल सूखता है ना तो वो पंप करता है ऊपर की तरफ, और जैसे ही वो बाल पंप करेगा तो वो वहीं पहुंचेगा जहां उनको चाहिए होगा। तो इसलिए हमेशा आधा इंच 1 इंच का मार्जिन दिया जाता है बाल को। पहले सीधी लेंथ काटने के बाद अब आप इसे शेप में लेकर आओ कि ये बाल जहां पर भी डाला जाए, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, वहीं पर ये अपना एक फॉल ले ले, यानी कि लेयर बाय लेयर दिखे प्रॉपर, ऐसा ना लगे कि स्ट्रेट काट दिया है किसी ने। अब उसी सेक्शन को आपने बड़ा किया जस्ट, और सबसे आसान तरीका है इस तरफ वाला जो सेक्शन होगा उसको इस साइड लेके यहां कट कर लो, तो वो अपने आप लेयर बन जाएगी सारी। मैडम बाकी उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग में बहुत पास से बन रही है, थोड़ा बहुत बस देखो, ये तो समझने के लिए है ना, कि समझ लो इसके थ्रू आप। देखो मैंने शॉर्ट नहीं किया है, सिर्फ मर्जिंग कर दी उसकी। इस तरफ बाल है, इस तरफ नहीं है। इस तरफ पार्टीशन रखते हो आप, बालों को इस साइड रखते हो, सीधा रखते हो, तो एक तरफ के बाल कैसे उड़ गए तुम्हारे? पगड़ा रुला दिया बच्चा।
देखो अलग अलग करने के बाद भी फाइनल एक बार बाल को हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें तो बस 2 बार कोम चला के चेक कर देंगे, लेकिन उसमें देखो कितनी बड़ी श्योरिटी हो जाती है कि चलो जो मैंने किया है वो सही है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही होगा ना तो क्लाइंट कहीं नहीं जा सकती आपकी। उसके बाद इसे वापस जहां से लिया था, जो बाल जहां का होगा उसको वहां डिवाइड कर देना, ताकि अब ये बाल उस तरफ की गाइडलाइन बन गया और ये वाला बाल इस तरफ की गाइडलाइन बन गया। इसके हिसाब से आपको फ्रंट साइड शॉर्ट करनी है। देखो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो कि या तो आप ऐसे करके ना, जैसे ये अभी फ्लिक के लिए सेक्शन ले रहे थे ना, ऐसे डायगोनल सेक्शन लेके और ऐसे सीधा कोम करो इसको आप, बस जस्ट, और सीधा कोम करके इसको ऐसे स्ट्रेट भी आप काट सकते हो। यहाँ जहां गाइडलाइन हो वहां पर इसको ऐसे स्ट्रेट काट सकते हो, हल्का सा डायगोनल करके काट सकते हो। दूसरी चीज, कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि आप इसको यहाँ से ऐसे लेके हाथ को ऐसे फोल्ड कर दो, फोल्ड करके भी काटते हैं, उससे भी लेयर बनकर आ जाती है। और मेरा तरीका इनसे थोड़ा सा आसान है, मैं पूरे ही बाल को एक बार में काट लेता हूं, ऐसे कि पूरा बाल उठाया और पूरे बाल को आप जस्ट ऐसे कोम करो। पूरा बाल ऐसे कोम करो और फिर नीचे की तरफ ऐसे कोम लगा दो, पूरा बाल ऐसे कोम के अंदर डाल दो, प्रॉपर डाल दिया। उसके बाद आपकी क्लाइंट का जो चिन होगा वो थोड़ा सा ऐसे कराओ अप, और कराने के बाद उनकी नोज के यहाँ से बिल्कुल नोज के बराबर से आप इसको सीधा खींचो कोम को राइट साइड में, और सॉरी लेफ्ट साइड में। आपके जो राइट साइड के बाल होंगे उनको लेफ्ट साइड की तरफ ले जाके ऐसे शॉर्ट कर दो, बस थोड़ा सा। देखो ये एक ही बार में कट जाएगा, और इसमें गलती के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोम हाथ तो है नहीं कि कहीं से मुड़ जाएगी। ये तरीका सबसे सेफ और बेटर है। देखो कट कर दिया ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी शेप, ये देखो ऐसे आएगा, प्रॉपर हेयर कट बनकर आएगा आपका, और गलती का बहुत कम चांस है इसमें। सेम एज इट इज आपको दूसरी वाली साइड करनी है, जो उसकी गाइडलाइन होगी। गाइडलाइन के हिसाब से आपको जस्ट बाल को ऐसे कोम करना है। कोम लेकिन बहुत अच्छे से करना है, ये बात ध्यान रखना। पूरे ही बाल में अंदर बाहर से कम 8 से 10 बार कोम चलाना, ताकि कोई भी बाल अंदर ना फंसा हो या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और तब आपको अंदर की तरफ ऐसे कोम लगानी है, और नोज के सामने ले जा करके तब ऐसे कोम खींचना है, और अपोजिट डायरेक्शन में काटना है आगे ले जाके। देख रही है, अपने आप लेयर बनकर आएगी सारी। देखो काटने के बाद रीचेक हमेशा किया जाता है सेक्शन को, कि अगर कहीं कोई गलती हो तो उस गलती को ठीक किया जा सके, या थोड़ा बहुत उसमें कुछ जुगाड़ किया जा सके। और अगर गलती ना हो तो नॉचिंग, बाल को नॉचिंग जरूर किया जाता है। ये देखो दोनों ही सेक्शन अपने आप बराबर आ गए। फिर भी आप इसको रीचेक करो कि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो। देखो नॉर्मल 1-2 सूत का डिफरेंस चल जाता है, आधा पूरा 1 इंच का डिफरेंस हो इतना नहीं चलता है। देखो ये थोड़ा सा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज इसको बराबर कर सकते हो। उसके बाद आपको ये बॉक्स सेक्शन लेना होता है, क्राउन एरिया। क्राउन एरिया लेने के बाद आपको क्राउन एरिया को जस्ट नॉचिंग करना है, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं।
भरत ड्रायर लगा जल्दी। ये देखो, जैसे बाल ज्यादा हैं तो पहले आधे सेक्शन में नोचिंग कर लो, उसके बाद जहां तक बाल जा सके फिर वहां नोचिंग करो। चिन डाउन करो, सॉरी पूरा चिन डाउन करो। ड्रायर लगा जल्दी। पूरा चिन डाउन करो और करो। उठ जाओ, बैठो पीछे, आगे हो जाओ और आगे चिनअप करो, पूरा चिनअप करो। देखो ये लॉन्ग लेयर बनेगी सारी। ड्रायर के बाद जो आपको बाल दिख रहे होते हैं ना अलग अलग, वो यही सारे होते हैं कटे हुए बाल। ये नहीं होता कि वो बाल बहुत शॉर्ट काटा गया है, वो असल में लॉन्ग टू शॉर्ट काटा जाता है, तभी वो ब्लो ड्रायर के बाद नजर आता है। इस तरफ लगा ड्रायर। मीरा जी धन्यवाद, तगड़ा ही रुला दिया है बच्चा। गंजा करवा रहे क्या इसे? गंजा कर रहे हैं? ये नहीं, वो देख छोटा वाला बस, बिल्कुल ही छोटा लिया है। चार एक सेक्शन के लिए बहुत। अब देखो ब्लो ड्रायर कैसे होता है। ब्लो ड्रायर में आपको पीछे की तरफ से जो बड़ा सेक्शन होता है उसमें 2 सेक्शन निकालने होते हैं अलग अलग। ठीक है, अगर बाल बहुत ज्यादा करली हो तो आप इसमें 3 सेक्शन भी ले सकते हो। देखो जस्ट आपको बाल को सबसे पहले क्लीन कर लेना है
और क्लीन करने के बाद आपको उसे नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। दूर मत चलाया कर, दूर मत लेके जाया कर ड्रायर को। चलो इस तरह से आपको ब्रश को होल्ड कर देना है बस बांध के। चलो उठा दीजिए, ऊपर कर दीजिए। चलो नजर आ रहा है ना सबको? अमन तो मेरा देख के करोगे क्या? लौट रहा है देख लो। चलो मेरा फोन है ना स्विच ऑफ होने वाला है, जल्दी दे ब्रश, दूसरा दे दे 70 वाला। बाहर से ना जो इससे बड़े साइज के ब्रश होते हैं 2-3 ब्रश लिया जल्दी से, 4 मिले तो 4 लिए ही। बॉक्स एरिया को हमेशा अलग करना, नहीं जरूरी नहीं है एक ही साइज, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे कर लो। लाने क्या है? अरे बेवकूफ, ये तो यहीं रखा है, इससे छोटे नहीं होते। 30 नंबर होगा। अरे जा लेकर आ। 40 नंबर रखा होगा।
चार्जिंग स्विच ऑफ ना हो जाएगी इनको। चार्जर पड़ा है लाल हो गया, लगाइए। मैंने लगाया 10 मिनट में क्लास बंद होगी। अमन, टाइम नोट कर लो, 7-8 मिनट नोट कर लो, 8 मिनट। 8 मिनट बाद बोल के बता देना, मैं एग्जिट कर लूंगा क्लास। चला भी, चला जल्दी चला। ऐसे रखो, ऐसे। मंजू जी, रिकॉर्डिंग चालू है ना? थोड़ा सा घूम जाओ, छोड़ना। ऐसे। ब्रश। अरे वो, चलो। ऐसे करके साइड।
ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कर लो। निकल गया, सब लगा दिया इस पे, ये नहीं सुन रहा आप किसी की भी। नींद में झूल रही है ना, लटका लिया ना अभी नींद का, है ना, सच बताना। नींद में जो बंदा झूलता है ना, पता लग जाता है ये झूलेगा, एकदम से झटका लगेगा। मुझे ट्रेन में आ रहा था तो यार नीचे गिर गया बेचारा सीट पर। हम्म, सीट पर बैठा बैठा नीचे गिर गया। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, चला जल्दी। कौन देना है एक बार? चलो, चलो। अरे आज दुब्बा नहीं आया, अच्छा संडे है आज।
स्मॉल नहीं है। चलो वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, चलो जी। चलो छोड़ो। उसका साइज है क्या ये वाला? एक ब्रश। चलो जी। सीधा। एक ब्रश चाहिए ये वाला, यही साइज जो दिया है क्या? बाहर से लेकर आ जल्दी।
10 मिनट अभी बैठी है, गई नहीं अभी तक। बस लास्ट सेक्शन ही। रहने दे, चिनअप करो, चिनअप ऊपर, चलो। चला आगे हो ना, पकड़। देखो, इनको कैसे भी खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेयर कट के बाद है ना, सूखे बालों में आपको हेयर कट रीचेक करना होता है। क्योंकि सूखता है ना जब बाल, तो क्या होता है, कोई बाल छोटा होता है, कोई बाल बड़ा हो जाता है। मेन गलती आपको तभी पता चलती है। अगर आप सूखे बालों में रीचेक करके दिखाओगे ना बाल, तो उसके बाद फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो फिलहाल इसको आप कैसे भी खोल सकते हो, इसलिए ये कल से ना टाइट किया जाता है, ताकि रीचेक के बाद भी इतना तो हो कि फ्रंट पे डाल के दिखा सके कम से कम। लद्दड़ ब्रश है ये। वाइट वाले तो सारे ऐसे हैं। तो नासिर भाई को बोलो तो ऑर्डर में लिखवा देना ये वाला ब्रश। हाँ, नासिर भाई बोलेंगे ना तो उसको ऑर्डर में लिखवा देंगे तो आ जाएंगे। सो गई, बताओ, हेयर कट कराते कराते सो गई।
पकड़, सीजर दे, सीधे हो जाओ, सीधे बैठो बिल्कुल। देखो वही वापस सेंटर सेक्शन निकालना है आपको पूरा पीछे तक, और पूरा बाल आधा आधा डिवाइड कर लेना है। क्या होगा? नींद में है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा नींद में। और देखो इसको ना 2 सेक्शन में करके चेक कर लेना बस, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकते ना, पूरा हेयर कट में भी हमने टाइम दिया है, ब्लो ड्रायर में भी, तो बस 2 सेक्शन लेने होते हैं और इनमें रीचेक करना होता है। जैसे हमने फ्रंट वाला बाल काटा होता है ना, इसमें बस बाल को रीचेक कर लो। देखो ये एक्स्ट्रा है, कट गया, और नॉचिंग कर दो इसमें। जो भी एक्स्ट्रा होगा ना इसमें अपने आप आ जाएगा। ऐसा होता है कुछ बाल है ना ब्लो ड्रायर से भी खिंच जाता है। चिन डाउन करो, डाउन करो। खुली नींद? खा जाएगी। उठ जाओ। चिनअप करो, पूरा सीधे खड़े हो जाओ, पूरा चिनअप करो, चिनअप करो। ये देखो यही सारी लेयर होती हैं। अगर आप इन्हें अब हल थोड़ा सा भी, जैसे अपना शाइन वाला स्प्रे आता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी कर दोगे ना तो ये सारी जो नोक हैं ये सब पॉइंटेड हो जाती हैं। फिर आप इन्हें अपने हाथ से भी ऐसे करके मोड़ सकते हो, ऐसे हर चीज पॉइंटेड हो जाती है। वो फिर तब किया जाता है जब आपको इस चीज की कोई फोटो पिक्चर लेनी हो। चिनअप करो, आएगा मैडम। ठीक है, देखो फ्रंट साइड इसका दिखाना। हाँ दिखा रहे हैं, क्या हो गया? मुझे तो दिख नहीं रहा, तुम्हें कौन सा दिख रहा? दिख रहा है क्या? सीधा करो। ठीक है, एक्सेलेंट सर। धन्यवाद मैडम। ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? ये फोन स्विच ऑफ आने वाला है। ठीक है, मैं क्लास एग्जिट कर रहा हूँ, हम लोग कल मिलते हैं।